स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में यानी कि लेक्चर नंबर 6 में हमने ये सीखा था कि हम पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकालते हैं जब भी हमारा राइट हैंड साइड फंक्शन जो है e⁻ax की फॉर्म में होता है। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम कुछ और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे सो दैट जो आपका कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो सके। तो सबसे पहले हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व। हमें ये इक्वेशन दी हुई है, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है और हमें इसका सॉल्यूशन निकालना है। अब हम देख सकते हैं जो राइट हैंड साइड है वो 0 के इक्वल तो है नहीं, वो क्या है, कोई फंक्शन है x में। तो जो सॉल्यूशन होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा स्टूडेंट्स, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो सबसे पहले हम ये लिख लेते हैं, लेट y इज इक्वल टू CF प्लस PI बी द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1 और इसको हम इक्वेशन 1 से डिनोट कर देते हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, सबसे पहले हम अपना कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालेंगे। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो कैपिटल D होता है डिफरेंशियल ऑपरेटर, हम उसको डिफाइन करेंगे। वो क्या हो जाएगा, d/dx। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है स्टूडेंट्स, जो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको हम कैपिटल D की टर्म्स में लिखेंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, d² माइनस 4y इक्वल टू 1 प्लस EX होल स्क्वायर देन प्लस 3। उसके बाद हम क्या करेंगे, d² माइनस 4 और ब्रैकेट के बाहर क्या लिख देंगे, y इक्वल टू 1 प्लस EX होल स्क्वायर प्लस 3। नेक्स्ट स्टेप हम क्या करते थे, हम लिखते थे ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो वो क्या आ जाएगी स्टूडेंट्स हमारे पास, हम क्या करते हैं, जो ये d होता है इसको स्मॉल m से रिप्लेस कर देते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा m² माइनस 4 इक्वल टू 0। तो जो नेक्स्ट स्टेप होता था ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालने के बाद, वो क्या होता था, हम ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूट्स निकालते हैं। तो रूट्स क्या आ जाएंगे यहाँ से, हमारे जो m² की वैल्यू है वो किसके इक्वल आ जाएगी, 4 के इक्वल। तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 4। सो इट मीन्स दैट जो m की वैल्यू है वो क्या आ गई, प्लस माइनस 2। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास दो रूट्स आ गए। जो फर्स्ट रूट है वो क्या है, +2 और जो सेकेंड रूट है वो क्या है, -2। अब हम देख सकते हैं ये दोनों वैल्यूज़ क्या है, रियल नंबर्स है और दोनों के दोनों अलग वैल्यूज़ है। तो यानी कि जो हमारे रूट्स है वो क्या हो गए, डिस्टिंक्ट रूट्स हो गए। तो ये कौन सा केस हो गया स्टूडेंट्स, केस नंबर 1, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। तो अब हमें क्या लिखना है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। सो वो किसके इक्वल हो जाएगा, कांस्टेंट C1 e⁻, जो फर्स्ट रूट है वो क्या है 2। सो हम क्या लिख देंगे, 2 × x, देन प्लस दूसरा कांस्टेंट, देन e⁻, जो दूसरे रूट की वैल्यू है वो क्या है, -2। सो -2 × x। तो स्टूडेंट्स, ये आ गया हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन विच इज इक्वल टू C1 e⁻2x प्लस C2 × e⁻−2x। स्टूडेंट्स, अगर आपको कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने में कोई भी डाउट है या फिर आपको निकालना नहीं आता है तो आप प्रीवियस वीडियोस देख सकते हो, उसमें बहुत ही अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है कि किसी भी केस के अंदर हमें अपना कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे लिखना होता है। नाउ स्टूडेंट्स, हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन तो आ गया, तो नेक्स्ट स्टेप क्या है, अब हमें पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना है। नाउ स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने अपना CF लिख लिया एक बार फिर से। अब हम निकालेंगे पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए सबसे पहले हम जो ये गिवन इक्वेशन है हमारी, इसको हम कैपिटल D की टर्म्स में हमने कैसे लिखा था स्टूडेंट्स, d² माइनस 4 इंटू में y इज इक्वल टू 1 प्लस EX होल स्क्वायर देन प्लस 3। हमने ऐसे लिखा था ना स्टूडेंट्स कैपिटल D की टर्म्स में गिवन इक्वेशन को। तो अब पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 1/, जो ये वाला फंक्शन आता है ब्रैकेट के अंदर कैपिटल D की टर्म्स में, हम वो लिख देते हैं डिनोमिनेटर में। सो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/d² माइनस 4। और फिर हम क्या करते हैं, जो ये राइट हैंड साइड में फंक्शन गिवन होता है उसको हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस EX होल स्क्वायर देन प्लस 3। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, सबसे पहले जो ये हमें एक्सप्रेशन गिवन है 1 प्लस EX⁻², इसको हम थोड़ा सा ओपन कर लेंगे ब्रैकेट को। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू 1 में d² माइनस 4। देन उसके बाद जब हम ओपन करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 प्लस e⁻²x देन प्लस 2 e⁻x। यहाँ पे मैंने कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई करी है, a प्लस b
रेज टू पावर 2, तो क्या आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, और ये +3 है तो यहाँ पे हम +3 भी लिख देंगे। तो स्टूडेंट सबसे पहले इस ब्रैकेट को हम थोड़ा सा सॉल्व कर सकते हैं। जो ये 3 और 1 है इसको हम ऐड करके लिख सकते हैं नेक्स्ट स्टेप में। तो सबसे पहले हम लिख देंगे 1/d² - 4, देन इन द ब्रैकेट वी हैव 4, देन e रेज टू पावर 2x, देन +2 e रेज टू पावर x। अब हम क्या करेंगे, जो ये ऑपरेटर है 1/d² - 4, इसको हम ये तीनों टर्म्स में अप्लाई करेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में हम कैसे लिख सकते हैं इसको, इक्वल टू 1/d² - 4, ये हमने लिख दिया 1/d² - 4, और जो सबसे पहली टर्म है ब्रैकेट के अंदर वो क्या है 4, तो हमें ये जो ऑपरेटर है ये किस पे अप्लाई करना है 4 पे, देन प्लस 1/d² - 4, सेकेंड टर्म क्या है e रेज टू पावर 2x, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा e रेज टू पावर 2x, देन प्लस 1/d² - 4, और जो लास्ट टर्म है वो क्या है 2 × e रेज टू पावर x, तो हम लिख देंगे 2 × e रेज टू पावर x। नाउ स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप में हम देखते हैं हम क्या करते हैं। अब जो ये ऑपरेटर है 1/d² - 4, सबसे पहले ये किस पे अप्लाई हो रहा है 4। 4 क्या है स्टूडेंट्स, एक कांस्टेंट है, तो यहाँ पे आपको कोई x का कुछ भी नहीं दिया हुआ, बस एक कांस्टेंट दिया हुआ है 4। तो स्टूडेंट जब भी हमारे पास कोई कांस्टेंट होता है, कोई भी एक इंडिपेंडेंट कांस्टेंट होता है, तो उसको ना हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे करके लिख सकते हैं। तो हम कैसे लिख सकते हैं 4 × 1/d² - 4, यहाँ पे क्या बच गया 4 जो था कांस्टेंट को हम लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट कर सकते हैं। अगर कोई फंक्शन होगा x का तो उसको हम शिफ्ट नहीं कर सकते। तो स्टूडेंट्स जब हम 4 को यहाँ पर शिफ्ट कर देंगे तो हमारे पास राइट हैंड साइड पे क्या बचेगा, कुछ भी नहीं, तो यानी कि 1 बच गया, तो हम 1 भी लिख सकते हैं ऐसे। देन प्लस 1/d² - 4 e रेज टू पावर 2x एज इट इज, देन प्लस 1/d² - 4। अब हम देख सकते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या है 2 × e रेज टू पावर x, जो ये कांस्टेंट है ना 2, वो क्या है मल्टीप्लाई में है इसके साथ, तो ये जो 2 है वो भी हम लेफ्ट हैंड साइड पे यहाँ पे लिख सकते हैं। तो जब हम यहाँ पे 2 लेके आएंगे तो हम यहाँ पे 2 बाहर ले लेंगे, और हमारा जो ये ऑपरेटर है ये वाला, ये किस पे अप्लाई हो जाएगा e रेज टू पावर x पे खाली, तो हम यहाँ पे क्या बच गया e रेज टू पावर x। जो इसका 2 था स्टूडेंट्स, इसको हमने यहाँ पे लिख दिया। तो स्टूडेंट्स इस वाले स्टेप में हमने क्या किया, बेसिकली जो ये कांस्टेंट था इसको हमने लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दिया, तो यहाँ पे क्या बच गया खाली 1। इस वाली टर्म को हमने एज इट इज लिख दिया, और इस वाली टर्म में हमने क्या किया, जो ये 2 था इसको हमने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, यानी कि जो ये ऑपरेटर था इसके लेफ्ट में लिख दिया। तो जो ये ऑपरेटर है अब वो किस पे अप्लाई होगा, खाली e रेज टू पावर x पे। नाउ स्टूडेंट्स अब हम नेक्स्ट स्टेप करते हैं। नेक्स्ट स्टेप में अब हम क्या करेंगे, 4 को एज इट इज लिखेंगे, देन 1/d² - 4। अब स्टूडेंट्स अभी तक जो हमने रूल पढ़ा है वो कौन सा पढ़ा है, e रेज टू पावर ax का, और यहाँ पे क्या है कांस्टेंट है। तो क्या इस 1 को हम e रेज टू पावर x की फॉर्म में लिख सकते हैं? द आंसर इज यस, हम बिल्कुल लिख सकते हैं। 1 को हम ऐसे लिख सकते हैं ना स्टूडेंट्स, e रेज टू पावर 0x। e रेज टू पावर 0x क्या होता है, 1 ही होता है, तो इसलिए 1 को हमने कैसे लिख दिया e रेज टू पावर 0x, क्योंकि हमें जो रूल पता है अभी तक वो क्या पता है, e रेज टू पावर ax का पता है, इसीलिए हमने क्या किया 1 को e रेज टू पावर ax की टर्म्स में लिख दिया, वेयर a इज 0। देन प्लस 1/d² - 4 e रेज टू पावर 2x, देन प्लस 2 × 1/d² - 4 e रेज टू पावर x। बाकी की टर्म्स हमने एज इट इज लिख दी। नाउ स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे, अब हम देख सकते हैं हर टर्म के अंदर जो e रेज टू पावर ax टाइप का फंक्शन है, तो अब हम अपना e रेज टू पावर ax वाला जो रूल है वो अप्लाई कर सकते हैं। उसमें हम क्या करते थे, तो सबसे पहले अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या लिख लेंगे, 4 एज इट इज, देन ब्रैकेट में हम क्या करेंगे e रेज टू पावर a × x। तो a की जो वैल्यू है वो क्या है इस केस में 0, तो हम क्या करते थे जहां पर भी d होता है उसको हम a की वैल्यू से रिप्लेस कर देते हैं। तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या है इस केस में 0, तो हम d की जगह पे यहाँ पे क्या लिख देंगे 0। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1/0 - 4, और जो ये वाला फंक्शन होता है उसको हम एज इट इज लिख देते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा e रेज टू पावर 0x। नाउ स्टूडेंट्स अब हम देख सकते हैं यहाँ डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है हमारा 0 - 4 विच इज इक्वल टू -4। तो 0 तो नहीं आ रहा ना स्टूडेंट्स, बस आपको ये चेक करना है कि डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए।
और अगर इन केस 0 आ जाता है तो हम क्या करते हैं, वो डेरिवेटिव वाला मेथड जो होता है वो करते हैं। अब हम नेक्स्ट टर्म पे चलते हैं, तो हमारा क्या आ जाएगा, प्लस देन इनटू ब्रैकेट में देन 1 अपॉन में, अब हम क्या करेंगे, ई रेज टू पावर ax, यहाँ पे a की वैल्यू क्या है 2, तो हम क्या करेंगे, जहाँ पर भी d होगा वहाँ पे क्या लिख देंगे 2। तो जब हम स्टूडेंट्स यहाँ पे इस केस में d की जगह पे 2 लिखेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 2 रेज टू पावर 2 विच इज़ 4 एंड 4 माइनस 4 विच इज़ 0। तो जब हम d को 2 से रिप्लेस करेंगे तो हमारा डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, 0। तो जब भी डिनोमिनेटर में 0 आता है तो हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, जो हमने लेक्चर नंबर 6 में पढ़ा था, हम क्या करते हैं, इस वाले डिनोमिनेटर पार्ट का हम डेरिवेटिव ले लेते हैं। तो डेरिवेटिव इस वाले फंक्शन का क्या आ जाएगा, 2 इंटू डी, और 4 का डेरिवेटिव क्या होता है 0। तो जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आ जाएगा 2d, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 2d, और ब्रैकेट के बाहर यहाँ पे ये वाला फंक्शन एज इट इज़ लिखते हैं। और स्टूडेंट्स एक चीज़ और करते थे हम, जिस वाले स्टेप में हमने डेरिवेटिव लिया है उसी स्टेप में हम एक x से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे हमें जो मल्टीप्लाई करना है स्टूडेंट्स, हमेशा ब्रैकेट के यहाँ पे लेफ्ट साइड में करना है। आप इसको मल्टीप्लाई मत कर देना यहाँ पे x से, ये गलत हो जाएगा। तो जो x है वो हमेशा इस वाले ऑपरेटर के लेफ्ट में लिखना है आपको। तो मैं एक बार रिपीट करती हूँ स्टूडेंट्स, जब भी हमारा डिनोमिनेटर में 0 हो जाता है, जब भी हम d की जगह पे ये a की वैल्यू लिखते हैं और हमारा अगर 0 आ रहा होता है तो हम क्या करते हैं, इस वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ले लेते हैं विच इज़ 2d इन दिस केस। ये वाला फंक्शन हम एज इट इज़ लिख देते हैं, और जिस वाले स्टेप में हम ये डेरिवेटिव लेते हैं ना स्टूडेंट्स, उसी वाले स्टेप में ना आपको यहाँ पे x से मल्टीप्लाई करना होता है। तो स्टूडेंट्स आई होप ये वाला स्टेप आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ अब हम चलते हैं नेक्स्ट टर्म पे, वो क्या है, 2 को हम एज इट इज़ लिख देंगे क्योंकि वो कांस्टेंट है। इसके बाद क्या करेंगे, हम यहाँ पर जो a की वैल्यू है वो क्या है 1, तो d की जगह पे हम क्या लिख देंगे 1। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 स्क्वायर विच इज़ 1 माइनस 4 देन ई रेज टू पावर x। यहाँ पर भी हम देख सकते हैं ये 0 के इक्वल नहीं है, तो इसीलिए हमें कुछ नहीं करना, ये फाइनल स्टेप हो जाएगा। अब हम फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा हमारा, 4 इंटू में 1 अपॉन में -4, 1 डिवाइडेड बाय -4, तो ये क्या आ गया -1/4। नाउ ई रेज टू पावर 0x। नाउ फर्दर स्टूडेंट्स इसको हम यहाँ पे 1 लिख सकते हैं क्योंकि अब हमने जो ये d वाला ऑपरेटर था वो सॉल्व कर लिया है, तो अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, तो अब हम फिर से 1 लिख सकते हैं इसकी जगह पे। देन प्लस x। अब हम देख सकते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पर इस टर्म के अंदर d अभी भी बचा हुआ है, तो यानी कि इस वाले को हमें फर्दर सॉल्व करना है। अब हम क्या करेंगे, फिर से d की जगह पे a पुट करेंगे। तो अब हम d की जगह पे a पुट करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 2 इंटू 2 और ई रेज टू पावर 2x, देन प्लस 2, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा -1/3 देन ई रेज टू पावर x। दिस इज फर्दर इक्वल टू, अब ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा -1 देन प्लस। अब हम देख सकते हैं इस टर्म के अंदर कोई भी कैपिटल D नहीं बचा, तो अब हम इन तीनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं और हमारे पास क्या आ जाएगा x ई रेज टू पावर 2x डिवाइडेड बाय 4 देन -2/3 ई रेज टू पावर x। ना स्टूडेंट्स अब हम देख सकते हैं किसी भी टर्म के अंदर कैपिटल D नहीं बचा हुआ, जो पूरा का पूरा फंक्शन है वो x की टर्म्स में आ चुका है। सो दिस इज द फाइनल पर्टिकुलर इंटीग्रल। नाउ अब हमें लिखना है अपना सॉल्यूशन। सॉल्यूशन किसके इक्वल था स्टूडेंट्स, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल, तो उन दोनों को हम प्लस करके लिख देंगे तो वो हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स अब हम ऐसे करके लिख सकते हैं, सॉल्यूशन इज y। सबसे पहले हम CF की वैल्यू लिख देंगे विच इज इक्वल टू दिस, सो इट विल बी C1 ई रेज टू पावर 2x देन प्लस C2 ई रेज टू पावर -2x देन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। पर्टिकुलर इंटीग्रल की ये वैल्यू है तो हम ये लिख देंगे विच इज -1। सबसे पहले क्या है -1, तो हम यहाँ पे -1 लिख देंगे, तो इट विल बी -1 देन प्लस x ई रेज टू पावर 2x डिवाइडेड बाय 4 देन -2/3 ई रेज टू पावर x। तो स्टूडेंट्स ये आ गया हमारा फाइनल सॉल्यूशन फॉर द गिवन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन।
तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद अब हम एक क्वेश्चन और करते हैं सो दैट अच्छे से आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए। नाउ स्टूडेंट्स अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व। अब हम देख सकते हैं जो राइट हैंड साइड है वो किसी फंक्शन के इक्वल है, तो इसीलिए जो सोल्यूशन होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, CF प्लस PI। तो इस केस के अंदर हमें CF और PI दोनों निकालने हैं। सबसे पहले हम लिख लेते हैं लेट y इज इक्वल टू CF प्लस PI बी द सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1। इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम निकालेंगे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो ये गिवन इक्वेशन है डिफरेंशियल ऑपरेटर की टर्म्स में, यहाँ से हम डायरेक्टली अपनी ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे। तो वो क्या हो जाएगी, ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, हम क्या करेंगे, कैपिटल D को रिप्लेस कर देंगे स्मॉल m से। तो हमारी क्या आ जाएगी ऑक्सिलरी इक्वेशन। सो हमारे पास क्या आ जाएगा, m³ माइनस 5 m स्क्वेयर प्लस 8 इंटू में m माइनस 4 इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स ये आ गई हमारी ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो जो नेक्स्ट स्टेप होता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने के लिए वो क्या होता है, हमें इस इक्वेशन के रूट्स निकालने हैं। अब हम देख सकते हैं यहाँ पर क्या है, 3 डिग्री इक्वेशन है। तो 3 डिग्री इक्वेशन के हम रूट्स कैसे निकालते थे स्टूडेंट्स, हम क्या करते हैं, सबसे पहले हीट एंड ट्रायल से एक रूट निकालते हैं अपना। तो हम सबसे पहले इस इक्वेशन में अपना 1 पुट करके देखते हैं क्या वो सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं हो रहा। तो जब हम 1 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस 5 प्लस 8 माइनस 4। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 9 माइनस 9। सो दिस इज इक्वल टू 0। तो यानी कि ये सेटिस्फाई हो रहा है। तो जो पहला रूट है इस इक्वेशन का वो क्या है, 1, क्योंकि जब हमने 1 पुट किया इस इक्वेशन में तो वो सेटिस्फाई हो रही है इक्वेशन। तो इसीलिए जो पहला रूट है वो 1 आ गया। तो हम कैसे लिखते थे, m माइनस 1, हम ऐसे लिख देंगे। अगर 1 रूट है तो हमें कैसे लिखना है, m माइनस ऑफ 1। देन इनटू, यहाँ पे हमें एक फैक्टर लिखना है, इस वाले ब्रैकेट के अंदर हमें एक फैक्टर लिखना होता है विच इज क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। और वो हम कैसे निकालते थे, बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन। तो हम उसके लिए क्या करते थे, एक ऐसे लाइन ड्रॉ करते थे, एक ऐसे लाइन ड्रॉ करते हैं, एक ऐसे लाइन ड्रॉ करते हैं। जो हमारा पहला रूट आया स्टूडेंट्स वो क्या है, m इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे हम 1 लिख देते हैं। तो जो भी हमारा रूट आता है हम वो लिख देते हैं। उसके बाद हम क्या करते थे, जो ये कोफिशिएंट्स होते हैं गिवन इक्वेशन के, यहाँ पे जो कोफिशिएंट है वो क्या है, 1, फिर क्या है -5, फिर है 8 और फिर कांस्टेंट है -4। तो ये जो सारे कोफिशिएंट्स हैं हम वो लिख देते हैं। तो सबसे पहले जो कोफिशिएंट m³ का कोफिशिएंट है वो क्या है, 1। तो हम यहाँ पे 1 लिख देंगे। फिर उसके बाद m स्क्वेयर का कोफिशिएंट क्या है, -5। उसके बाद m का कोफिशिएंट क्या है, 8, और जो कांस्टेंट टर्म है एंड में -4, तो -4 लिख देंगे। उसके बाद क्या करते हैं, हम 1 को हम एज इट इज़ लिख देते हैं। जो ये वाला 1 है इसको हम यहाँ पे एज इट इज़ लिख देते हैं। फिर हम क्या करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं और यहाँ पे लिख देंगे हम 1। तो -5 प्लस 1 ये किसके इक्वल आ जाएगा, -4। फिर -4 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, -4। फिर 8 माइनस 4 क्या होता है, 4। देन 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4। और एंड में हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया, 0। जब हमने -4 प्लस 4 किया तो क्या आ गया, 0। एंड में हमेशा हमारे पास 0 ही आना चाहिए। स्टूडेंट्स 3 डिग्री इक्वेशन के रूट्स कैसे निकालते हैं ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं लेक्चर नंबर 2 में। तो नेक्स्ट हम क्या करते हैं, जो ये 3 नंबर आते हैं इसकी हेल्प से हम अपना क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन लिखते हैं यहाँ पे। तो ये जो फर्स्ट नंबर होता है ये क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ m स्क्वायर। सेकेंड नंबर क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ m। और जो ये थर्ड नंबर होता है वो क्या होता है, हमारा कांस्टेंट। तो हमारे पास इस ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, 1 इंटू m स्क्वायर विच इज m स्क्वायर, देन -4 इंटू m विच इज -4m, देन कांस्टेंट टर्म क्या है, 4, तो +4। तो हमारे पास स्टूडेंट्स ये आ गया m स्क्वायर -4m + 4 इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, ये जो दोनों ब्रैकेट के अंदर फैक्टर्स है इसको 0 के साथ इक्वेट कर देंगे और हमारे रूट्स आ जाएंगे। तो यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट फैक्टर है वो क्या है, m-1। तो m-1 इक्वल टू 0। और जो सेकंड फैक्टर है वो क्या है, ये। तो इसको भी हम 0 के साथ इक्वेट कर देंगे तो हमारा आ जाएगा m स्क्वायर -4m + 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी m की, m इक्वल टू 1। ये तो हम ऑलरेडी निकाल ही चुके थे। और ये क्या है स्टूडेंट्स, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसको तो हम इजीली रूट्स निकाल ही सकते हैं। अब तो स्प्लिट मेथड लगा देंगे यहाँ पे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, m स्क्वायर -4m को हम कैसे लिख सकते हैं, 2m - 2m देन +4 इक्वल टू 0। देन वी हैव m कॉमन ले लेंगे तो m - 2
देन -2 कॉमन लेंगे तो m-2 इक्वल टू 0, देन वी हैव m-2 इंटू में m-2 इक्वल टू 0। तो इस वाले फैक्टर से क्या वैल्यू आ जाएगी, m इज़ इक्वल टू 2, और जो ये सेकंड फैक्टर है इससे भी क्या वैल्यू आ जाएगी, m इज़ इक्वल टू 2। तो हमारा ये सेकंड रूट आ गया 2, और जो थर्ड रूट है वो भी 2 के इक्वली आ गया। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास अपने तीनों रूट्स आ गए। फर्स्ट रूट की वैल्यू क्या है, ये 1, सेकंड रूट इज़ इक्वल टू 2 एंड थर्ड रूट इज़ ऑल्सो इक्वल टू 2। तो यहाँ पर हमारे पास 3 डिग्री इक्वेशन थी, तो इसीलिए हमें 3 रूट्स निकालने थे और हमारे तीनों रूट्स आ गए। तो स्टूडेंट्स जो 3 रूट्स है वो क्या क्या है, जो फर्स्ट रूट है वो क्या है 1, जो सेकंड रूट है वो क्या है 2, और जो थर्ड रूट है वो भी क्या है 2। तो अब हमें लिखना है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इन तीनों रूट्स के कॉरस्पॉन्डिंग। अब हम देख सकते हैं स्टूडेंट्स ये तीनों नंबर क्या है, रियल नंबर्स है, तो ये कौन से रूट्स हो गए, रियल रूट्स हो गए। लेकिन जो ये सेकंड रूट है वो क्या है, रिपीट हो रहा है। जो 2 की वैल्यू है वो रिपीट हो रही है, और कितनी बार रिपीट हो रही है, 2 टाइम्स। तो हम ये कह सकते हैं ये कौन सा केस हो गया हमारा, रियल एंड रिपीटेड रूट्स, क्योंकि इसमें जो रूट्स है वो रिपीट हो रहे हैं। तो ये हो गया हमारा केस नंबर 2, रियल एंड रिपीटेड रूट्स। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो CF होगा वो क्या होगा, सबसे पहले कांस्टेंट C1, जो ये 1 वैल्यू है ये तो रिपीट हो नहीं रही, तो इसके लिए क्या हो जाएगा e⁻1 इंटू में x, देन प्लस जो नेक्स्ट के 2 रूट्स है वो क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। कितनी बार रिपीट हो रहे हैं, 2 बार रिपीट हो रहे हैं। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, ब्रैकेट के अंदर 2 कांस्टेंट लिखेंगे, C2 प्लस C3, देन e⁻, जो रूट की वैल्यू है वो क्या है 2, तो इसीलिए 2 इंटू एक्स। उसके बाद हम क्या करते हैं, जो ब्रैकेट के अंदर ये फर्स्ट कांस्टेंट है इसको हम एज इट इज छोड़ देते हैं, और जो ये सेकंड कांस्टेंट है इसको हम किससे मल्टीप्लाई करते थे, x से। तो स्टूडेंट्स ये आ गया हमारा CF। सो दिस इज द फाइनल CF फॉर द गिवन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। नाउ स्टूडेंट्स अब हमारा CF तो आ गया, अब हमें क्या करना है, पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने एक बार अपना CF लिख लिया है, अब हम निकालते हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो जो PI है वो किसके इक्वल हो जाता है, हम कैसे लिखते हैं, 1 अपॉन जो ये वाला एक्सप्रेशन होता है ब्रैकेट के अंदर कैपिटल D की टर्म्स में हम वो लिखते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, d³ माइनस 5d स्क्वेयर, देन वी हैव प्लस 8d माइनस 4, और उसके बाद जो राइट हैंड साइड में फंक्शन गिवन होता है हम वो लिख देते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, e⁻2x, देन 2e⁻x, देन वी हैव प्लस 3 इंटू में e⁻−x, देन प्लस 2। हमारे पास ये आ गया। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, जो ये ऑपरेटर है वो हम हर एक टर्म के ऊपर अप्लाई करेंगे। तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में हम कैसे लिखेंगे, दिस इज़ 1 अपॉन में, देन वी हैव d³ माइनस 5d स्क्वेयर प्लस 8d माइनस 4। इसको हम सबसे पहले अप्लाई करेंगे, जो फर्स्ट टर्म है वो क्या है, e⁻2x, तो यहाँ पे लिख देंगे e⁻2x, देन वी हैव प्लस साइन, तो यहाँ पे हम प्लस लगा देंगे। अगेन 1 अपॉन में d³ माइनस 5d स्क्वेयर प्लस 8d माइनस 4, और जो सेकंड टर्म है वो क्या है, 2 इंटू e⁻x, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, 2 इंटू e⁻x। देन अगेन क्या है, वी हैव प्लस, तो हम क्या करेंगे, वी हैव प्लस, देन 1 अपॉन में अगेन d³ माइनस 5d स्क्वेयर प्लस 8d माइनस 4, और जो थर्ड टर्म है वो क्या है स्टूडेंट्स, 3 इंटू e⁻x, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, 3 इंटू e⁻x, देन नेक्स्ट इज प्लस 2, सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस 1 अपॉन में d³ माइनस 5d स्क्वेयर प्लस 8d माइनस 4 इंटू में यहाँ पे क्या है 2। तो हमने क्या किया, जो ये हमारा ऑपरेटर था ये वाला पूरा हर टर्म के ऊपर इंडिपेंडेंटली अप्लाई कर दिया, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। नाउ स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं अपनी फर्स्ट वाली टर्म सबसे पहले। तो फर्स्ट वाली टर्म के अंदर यहाँ पे जो फंक्शन है वो क्या है, e⁻ax टाइप का है। जो a की वैल्यू है वो क्या है 2, तो हम क्या करते थे, d को a से रिप्लेस कर देते हैं, जहाँ पर भी d है इसकी जगह पर हम क्या लिख देंगे, 2। तो स्टूडेंट्स जब हम ये 2 लिख देंगे d की जगह पे, तो हमारा डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, 0, हमारा डिनोमिनेटर में 0 आएगा। तो जब भी 0 आता है तो हम क्या करते हैं, जो ये नीचे वाला जो ये फंक्शन होता है इसको हम डिफ्रेंशिएट कर देते हैं एक बार। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, सबसे पहले 1 अपॉन में
जो ये नीचे फंक्शन है ये वाला, इसको हम डेरिवेटिव ले लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3d² माइनस 10 इंटू में d प्लस 8। डेरिवेटिव लेने के बाद हमारे पास ये आ गया, और ये जो राइट हैंड साइड वाला फंक्शन है इसको हम एज इट इज लिख देंगे। और एक चीज और बताई थी मैंने, जिस स्टेप में हम डेरिवेटिव लेते हैं स्टूडेंट्स, उसी स्टेप में हम एक एक्स से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर हमने एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया। नाउ स्टूडेंट्स अब हम नेक्स्ट वाली टर्म पे चलते हैं। यहाँ पे अब हम देख सकते हैं e⁻x के साथ मल्टीप्लाई में क्या है 2, तो 2 को हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, यहाँ पे लेफ्ट में लिख देंगे। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 2, देन ब्रैकेट में अब हमारा यहाँ पे क्या बच गया e⁻x, क्योंकि जो 2 था वो तो हमने यहाँ पे लिख दिया लेफ्ट में। अब हमारा क्या बच गया e⁻x, तो यहाँ पे e⁻x में एक ही वैल्यू क्या है 1, तो हम क्या करेंगे d की जगह पे 1 पुट कर देंगे। तो स्टूडेंट जब आप d की जगह पे 1 पुट करोगे तो फिर से यहाँ डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो जब 0 आ जाता है तो हम क्या करते हैं, फिर से हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे डिनोमिनेटर वाला पार्ट। तो जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा 3d² माइनस 10d प्लस 8, देन ब्रैकेट क्लोज। और जो ये e⁻x है वो हम एज इट इज लिख देंगे। यहाँ पे e⁻x हम एक चीज़ और करते थे, जिस वाले स्टेप में हम डिफ्रेंशिएट करते हैं उसी स्टेप में हम क्या करते हैं, एक x से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 इंटू एक्स। स्टूडेंट्स ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जब भी हमारा डिनोमिनेटर में 0 आता है, d की जगह पे जब आप a की वैल्यू रिप्लेस करते हो और जिस स्टेप में 0 आता है तो हम उसी स्टेप में क्या करते हैं, हम डेरिवेटिव लिख देते हैं। और जिस स्टेप में आप डेरिवेटिव लिखते हो उसी वाले स्टेप में आपको यहाँ पे x से एक मल्टीप्लाई करना होता है। x से मल्टीप्लाई करना मत भूलना स्टूडेंट्स, नहीं तो सब कुछ गलत हो जाएगा। नाउ अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट टर्म पे। नेक्स्ट टर्म में हम यहाँ पे देख सकते हैं 3 है, तो 3 को हम लेफ्ट हैंड साइड पे लिख देंगे। तो हम कैसे लिखेंगे 3 इंटू, देन यहाँ पे अब हम देखते हैं 1 अपॉन में जो a की वैल्यू है वो क्या है e⁻x, तो जो a की वैल्यू है वो क्या है -1, तो d की जगह पे हम क्या लिख देंगे -1। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, d की जगह पे -1 लिख देंगे। तो क्या आ जाएगा -1 का होल क्यूब विच इज -1, देन -5 इंटू d² मतलब -1 का होल स्क्वायर विच इज 1, तो 1 लिख देंगे। देन वी हैव 8 इंटू में -1, देन वी हैव -4। और जो ये फंक्शन है ये वाला वो एज इट इज लिख देंगे e⁻x। देन वी हैव प्लस, जो ये नेक्स्ट टर्म है अब क्या करेंगे, यहाँ पे तो 2 ही है कांस्टेंट, तो ये कांस्टेंट जो होता है वो हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 इंटू 1 अपॉन में d³ माइनस 5d² प्लस 8d माइनस 4। जो ये 2 था स्टूडेंट्स वो तो हमने यहाँ पे लिख दिया, तो हमारे पास यहाँ पे क्या बच गया, कुछ भी नहीं, तो यानी कि 1 बच गया। तो हम 1 को कैसे लिखते हैं e⁻0x, ये हमने लास्ट क्वेश्चन में भी किया था। हम 1 को कैसे रिप्लेस कर सकते हैं e की टर्म्स में e⁻0x, क्योंकि जो e⁻0x है वो 1 के इक्वल होता है। ना स्टूडेंट्स अब हम इस पूरे एक्सप्रेशन को फर्दर सॉल्व करेंगे। ना स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, हम यहाँ पे अब हम देख सकते हैं हमारा कैपिटल D जो है वो अभी बचा हुआ है। तो जो ये a है यानी कि जो 2 की वैल्यू है, तो हम d को क्या करेंगे 2 से रिप्लेस कर देंगे और फिर देखते हैं 0 आता है या नहीं आता है। तो नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, दिस इज इक्वल टू x इंटू, अब हम क्या करेंगे d की जगह पे 2 पुट कर देंगे। तो अब हम देखते हैं हमारा क्या आता है 1 अपॉन में, जब हम d की जगह पे 2 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 2 ज़ा 4 एंड 4 3 ज़ा 12, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 12 माइनस 10 इंटू 2 20, देन वी हैव प्लस 8 e⁻2x एज इट इज। अब हम देख सकते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या आ जाएगा 12 प्लस 8 20 और 20 माइनस 20 0, तो यानी कि यहाँ पे हमें फिर से 0 मिल रहा है। तब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या आ गया हमारे पास 0 आ रहा है, तो इसको हम रब कर देंगे। और अब जब हमारा 0 आ रहा होता है तो हम क्या करते हैं, हम एक बार फिर से इसका डेरिवेटिव निकाल लेंगे। तो जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 अपॉन में 6 इंटू में d माइनस 10, और जो ये फंक्शन है e⁻2x इसको हम एज इट इज़ लिख देंगे। तो हमारा क्या आ गया e⁻2x। और क्योंकि हमने एक बार यहाँ पे अब डेरिवेटिव लिया है तो इसीलिए अब हम क्या करेंगे एक x से और मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा यहाँ पर एक x और आ जाएगा। तो आई होप स्टूडेंट्स ये वाला स्टेप आपको क्लियर हो गया होगा।
हमने क्या किया, जब d की जगह पे 2 रखा, हमारा फिर से 0 आ रहा है, तो फिर से 0 आ रहा है तो हमने क्या किया, इसको फिर से डिफरेंशिएट कर दिया, तो हमारा क्या आ गया यहाँ पे 6d माइनस 10। और क्योंकि हमने यहाँ पे डिफरेंशिएट किया है तो एक x से हम और मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट वाली टर्म पे, इस वाली टर्म पे देखते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे a की क्या वैल्यू है 1, तो जहाँ पर भी d है वहाँ पे हम क्या लिख देंगे 1, तो हमारे पास क्या आ जाएगा प्लस 2x इंटू 1 अपॉन में जहाँ पर भी d है वहाँ पे हम 1 लिख देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा 3 माइनस 10 प्लस 8, 3 माइनस 10 प्लस 8, then into e raised to power x as it is, then we have प्लस 3 इंटू इस वाले एक्सप्रेशन को हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारी क्या वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट्स, -1 -5 -8 -4, तो ये क्या आ गया 1 अपॉन माइनस ऑफ 18, और फंक्शन क्या है e रेज टू पावर माइनस एक्स, तो वो हम एज इट इज़ लिख देंगे। देन उसके बाद क्या करेंगे, प्लस 2 इंटू जो ये वाला पार्ट है, यहाँ पर क्या है e रेज टू पावर 0x, तो a की वैल्यू क्या है 0, तो जहाँ पर भी d है वहाँ पर हम 0 लिख देंगे, तो क्या आ जाएगा 0 माइनस 0 प्लस 0 -4, तो खाली -4 बच जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1 अपॉन में -4 इंटू ई रेज टू पावर 0x। तब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या आ गया x इंटू एक्स विच इज़ एक्स स्क्वेयर। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर अभी कैपिटल D बचा हुआ है इस वाली टर्म में, तो हम फिर से क्या करेंगे, जो a की वैल्यू है वो हम d की जगह पे लिख देंगे, तो d की जगह पे हम क्या लिख देंगे 2, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 1 अपॉन में 6 इंटू 2 क्या हो जाएगा 12 माइनस 10। अब हम देख सकते हैं अब 0 नहीं आया, सो ई रेज टू पावर 2x एज इट इज़, देन प्लस यहाँ पे क्या है 2x, तो हम यहाँ पे 2x लिख देंगे, देन 1 अपॉन में इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 माइनस 10 प्लस 8, तो ये किसके इक्वल हो गया 1 के इक्वल ही हो गया, तो 1 ही आ गया डिनोमिनेटर में, देन ई रेज टू पावर x एज इट इज़। देन नेक्स्ट टर्म क्या है 3 इंटू 1 डिवाइडेड बाई -18, तो ये क्या आ जाएगा, ये हम कैंसिल आउट कर देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 6, तो ये आ गया -1/6 इंटू ई रेज टू पावर -x, और इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, ई रेज टू पावर 0x को अब हम 1 लिख सकते हैं, क्योंकि अब हमारा कैपिटल D है यहाँ से हट चुका है, तो इसको हम फर्दर 1 लिख देंगे, और इस चीज़ को हम सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा -1/2। नो स्टूडेंट्स, अब इस वाले एक्सप्रेशन को एक बार सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं अच्छे से, तो हमारा क्या आ जाएगा एक्स स्क्वेयर, यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 2, तो डिवाइडेड बाई 2 इंटू ई रेज टू पावर 2x, then we have plus 2x ex, then we have -1/6 e raised to power -x, then -1/2। तो स्टूडेंट्स ये आ गया हमारा PI, दिस इज द फाइनल PI। अब हमें क्या निकालना है, सॉल्यूशन, हमें तो सॉल्यूशन लिखना है ना अपने एग्जाम में, तो हम कैसे लिखेंगे, सॉल्यूशन इज y इज इक्वल टू CF की वैल्यू लिख देंगे सबसे पहले, वो क्या है C1 e रेज टू पावर x, then we have C2 plus C3x e raised to power 2x, उसके बाद हम इसमें PI ऐड कर देंगे, तो PI क्या है हमारा, ये है हमारा PI, तो PI भी लिख देंगे, तो प्लस x स्क्वेयर बाई 2 e raised to power 2x, then we have plus 2x e raised to power x, then -1/6 e raised to power -x -1/2। सो स्टूडेंट्स ये आ गया हमारा फाइनल सॉल्यूशन फॉर द गिवन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन 1। सो आई होप स्टूडेंट्स अब आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि जब भी हमारे पास राइट हैंड साइड में ई रेज टू पावर ax टाइप का अगर फंक्शन गिवन है तो उस केस में हमें पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकालना है, और जब भी अगर राइट हैंड साइड में 1 है तो 1 को हम हमेशा ई रेज टू पावर 0x में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो उस केस में हमारी जो a की वैल्यू होती है वो किसके इक्वल हो जाती है, 0 के इक्वल। तो आई होप स्टूडेंट्स आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, बट स्टिल अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप ईमेल या कमेंट करके पूछ सकते हो। स्टूडेंट्स अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी देन प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।